हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एसएसटी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 29 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर आए थे ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कहते हैं अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। ये आपके सोशल साइंस एसएसटी के क्वेश्चन पेपर है और आपको पता ही होगा कि एसएसटी पेपर सेकंड में आते हैं और पेपर फर्स्ट में ईवीएस आता है। तो जो अशोक के अभिलेख थे वो किस लिपि में लिखे गए थे? संस्कृत, देवनागरी, ब्राह्मी, तमिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। जो अशोक के अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 5वीं और 6वीं शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो, भूमि का वनरोपण किया जाए, घास स्थलों को हटाया जाए या अधिकारियों को करों का भुगतान किया जाए। यहाँ आपसे 5वीं और 6वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। 5वीं एवं 6वीं शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु में। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है? तो फर्स्ट कहता है मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था, परिवार के सदस्यों को मृतक के सामान की आवश्यकता नहीं थी, मृतक के सामान का उपयोग करना अशुभ माना जाता था, मृतक की स्थिति और धन को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था। मतलब पहले ज़माने में जो लोगों की डेथ हो जाती थी, जो मर जाते थे, उनके साथ उनके सामान को भी दफना दिया जाता था। तो वो क्यों दफनाया जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। ऐसा लोगों का विश्वास था कि ये मर जाएंगे फिर भी इनका जीवन है, इसलिए उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी साथ में दफना दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए, बी और सी कथनों में देखें और सही उत्तर चुनें। ए कहता है लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। लघु चित्र आम तौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज़ पर चिन्हित किए जाते हैं। प्राचीनतम लघु चित्र तार के पत्तों अथवा लकड़ी के चित्रित किए जाते थे। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था? मतलब गुरु नानक द्वारा बनाए गए जो शुरुआती पवित्र स्थान थे उसको किस नाम से जाना जाता था? बीजक, खालसा, लंगर या धर्मशाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, धर्मशाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखते। ये कहता है निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कारण कहता है सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई और सेनाओं के रखरखाव के लिए एक सही कर प्रणाली व्यवस्था लागू की गई। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रणाली होल्ट मैकंजी द्वारा तैयार की गई थी? अस्थाई बंदोबस्त,
महलवारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, होल्ट मैकेंजी के द्वारा आपका महलवारी बंदोबस्त तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य के कैकोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत या दक्षिण भारत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, दक्षिण भारत। कैकोलार और देवांग समुदाय दक्षिण भारत में रहते थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जो बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कहते हैं 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्वतंत्रता व समानता के संदर्भ में कथन ए और आर को पढ़े तथा सही उत्तर चुने। ए कहता है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांग की समर्थन किया। क्या ये बात सत्य है? हाँ, आपका ए सत्य है। आर कहता है राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। क्या आर सत्य है? तो आपका आर भी सत्य है, ए भी सही है और आर भी सही है। तो सही विकल्प का चयन करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कहता है निम्न में से कौन सा शब्द सूफीवाद से जुड़ा है? सही विकल्प चुने। खानका, रक्स, जिक्र या स्नान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खानका, रक्स और जिक्र। ऑप्शन नंबर ए बी सी किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी? नारायण गुरु ने, वंदना शिवा ने, ज्योतिराव फूले ने, ईवी रामास्वामी नायकर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। काश्तकार के चुंबक जो बुक है वो ज्योतिराव फूले ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थी प्रभात फेरियों का आयोजन किया था? सरोजनी नायडू, अंबाबाई, बेगम हजरत महल, विजय लक्ष्मी? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कर्नाटक से थी। तो आप अगर नहीं पता होगा कि किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थी प्रभात फेरियों का आयोजन किया, क्या बेगम हजरत महल कर्नाटक से थी? तो नहीं थी। तो पहले तो आप थर्ड कट कर देंगे, थर्ड नहीं होगा। क्या विजय लक्ष्मी पंडित कर्नाटक से थी? तो ये भी नहीं थी, तो आपका कट हो जाएगा। क्या सरोजनी नायडू कर्नाटक से नहीं थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, अंबाबाई। अंबाबाई स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थी प्रभात फेरियों का आयोजन किया था। वो कौन था? अंबाबाई। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए और बी दोनों कथनों पर प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कहता है सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएं। क्या ये बात सत्य है? बी कहता है इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपका ए भी सही है और बी भी सही है, ए बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कहता है निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लिया गया और सभी भारतीय को 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं को
वोट देने का अधिकार मिला। सभी नागरिकों को कानूनी के समक्ष समान माना गया। विकल्प का चयन कीजिए और बताइए ए बी सी में से सही कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपका ए सही है। अब ये देखिए किस ऑप्शन में ए नहीं है। आपका थर्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें ए नहीं है। बी कहता है इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लिया गया और सभी भारतीय जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं को वोट देने का अधिकार मिला। ये आपका गलत है। सी कहता है, अब ये देखिए बी किस किस ऑप्शन में, आपका बी नहीं होगा। सेकंड में बी है, आपका नहीं होगा। थर्ड कहता है, सी कहता है सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया। ये बात आपका सही है। तो आपका ए सही है और सी सही है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। मतलब थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? फर्स्ट कहता है भारत का सड़क मानचित्र, भारत के पर्वतों का मानचित्र, भारत के राज्यों का मानचित्र, गांवों के खेतों का मानचित्र। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। भारत का जो सड़क है उसका मानचित्र थीमेटिक मानचित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए कहता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात आपकी सही है। आर कहता है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो आपका आर भी सही है। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जब ग्रीनविच पर 11 पूर्वाहन बजे होंगे तब 9 पूर्वाहन किस देशांतर पर बजेंगे? 20 डिग्री पूर्व, 20 डिग्री पश्चिम, 30 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पश्चिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जब ग्रीनविच पर 11 पूर्वाहन बजे होंगे तब 9 पूर्वाहन किस देशांतर पर होंगे। तो हम इंग्लिश में देख लेते हैं। एम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ग्रीनविच में 11 बज रहे होंगे उसी टाइम 9 नहीं, ये भी मॉर्निंग का टाइम है, उससे 2 घंटे पहले की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 30 डिग्री वेस्ट पश्चिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 30 डिग्री वेस्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये कहता है दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा कथन सही है, उनका चुनाव कीजिए। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। क्या ये बात सही है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है? बी कहता है दक्षिण गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। ये बात आपका सही है बी, कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा जो दिन होता है वो 21 जून को होता है। सी कहता है 21 मार्च व 23 सितंबर को दक्षिण गोलार्ध में दिन तथा रात की अवधि समान होती है। तो आपका सी भी सही है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दक्षिण गोलार्ध में दिन और रात की अवधि समान होती है। तो आपका ए तो गलत हो जाएगा, पर बी और सी सही है। तो किस ऑप्शन में है बी और सी? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शैल का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शैल निर्माण, शैल्य चक्र, शैल परिवर्तन, शैल अपघटन। आप ध्यान से पढ़ेंगे। शैल का प्रकार एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे हम शैल चक्र कहते हैं, रॉक साइकिल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये कहता है दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना
क्या कहलाता है? तरंगे कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है, महासागरीय धाराएं कहलाता है या सुनामी कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। इसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न युग्मों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। इधर क्षेत्र दे रखा है, इधर घास स्थल दे रखा है। तो क्या उत्तरी अमेरिका प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका डाउन, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया वेल्ड? तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तरी अमेरिका प्रेयरी क्या उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है? तो आपका फर्स्ट सही है कि जो प्रेयरी घास का मैदान है वो आपका उत्तरी अमेरिका मध्य अमेरिका में भी पाया जाता है। लेकिन और आपका ये सही है मध्य एशिया में स्टेपी पाया जाता है। मतलब ये आपका सही है, जो उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान पाया जाता है और उत्तरी अमेरिका के साथ साथ ये मध्य अमेरिका में भी पाया जाता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान पाया जाता है और आपका ऑस्ट्रेलिया में डाउन पाया जाता है और मध्य एशिया में स्टेपी पाया जाता है। तो आपका कौन कौन सा सही मिल रहा है? तो आपका फर्स्ट मिल रहा है और थर्ड मिल रहा है। तो आपके 2 सही है और 2 गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है? मतलब सुनामी आने का जो पहला संकेत होता है वो कौन सा है? तटीय क्षेत्र में आता हुआ जल, क्या ये बात सही है? तटीय क्षेत्र में जल में कमी आती है, तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ती विशालकाय तरंग, तटीय क्षेत्र से जाती हुई विशालकाय तरंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है। हमने इस क्वेश्चन में यही बताया था ना कि इसका 2 सही है, केवल 2 युग्म सही है, उत्तरी प्रेयरी और मध्य एंड स्टेपी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये कहता है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव हमें कहाँ मिलते हैं? मतलब जो प्राकृतिक वनस्पति होती है और वन्य जीव हमें कहाँ मिलते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या जैव मंडल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये हमें जल मंडल में जैव मंडल में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, यमुना। मतलब भारत के ठंडे रेगिस्तानों से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 3 सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मिलान करें और उचित विकल्प का चयन कीजिए। इधर राज्य दे रखा है, इधर परमाणु ऊर्जा केंद्र दे रखा है। तो तमिलनाडु में कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं? चलिए हम देख लेते हैं। तमिलनाडु में आपका कलपक्कम है, ए का सेकेंड हो जाएगा आपका। महाराष्ट्र में कौन सा है? महाराष्ट्र में तारापुर है, महाराष्ट्र में तारापुर। ए का सेकंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। आपका उत्तर प्रदेश में कैगा है और कर्नाटक में नरोरा है। तो इसका सही एक सेकेंड उत्तर प्रदेश में आपका उत्तर प्रदेश में नरोरा है, सॉरी, और कर्नाटक में कैगा है। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, देखिए किस ऑप्शन में ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कहता है अलवन जल का केवल 1% उपलब्ध प्रायः है तथा मानव उपयोग हेतु उपयुक्त है, अतः लवण जल पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान पदार्थ है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है कि अलवन जल केवल 1% उपलब्ध प्राप्त है तथा मानव उपयोग हेतु उपयुक्त है। आपका ए सही है, लेकिन अतः लवण जल पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है, ये आपका गलत हो जाएगा। ए सही है किंतु बी गलत है। किस ऑप्शन में है?
तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। मिल्पा, लदांग, रोका और चीरू। ऊपर दिए गए नाम किनसे संबंधित है? स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियां, स्थानांतरित कृषि और चावल धान का प्रकार, विलुप्त प्रजातियां या चावल धान का प्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियां। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था अनेकता में एकता। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। स्थानीय संचार माध्यम मीडिया क्या है? राज्य समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम, राष्ट्रीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम। थर्ड कहता है स्थानीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाया जाने वाला संचार माध्यम। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाया जाने, नहीं आपका ये नहीं होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये कहता है भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकता? बैंकिंग, संचार, पुलिस या मुद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, पुलिस। तो इस वीडियो में हमने एसएसटी के 30 क्वेश्चन करे हैं। आपको पता ही होगा कि एसएसटी में 60 क्वेश्चन आते हैं। अगर एक ही वीडियो में हम 60 क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए बाकी के 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।